हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो अभी हम क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यूनिट 3 का सेकंड पार्ट। यूनिट 2 के हम 2 टॉपिक कर चुके हैं एंड दिस इज़ द थर्ड वन। आई होप आपकी इससे प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, लिंक आपको इनके नोट्स के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। अगर किसी पे रह गए हैं तो आप दूसरे वीडियो में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएंगे। आसपास ही हैं ये सब। ठीक है, इसी में ही है, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और बाकी सबका मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं कोल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग। देखो क्या है कि कोल्सबर्ग था जो उसने अपनी एक सीरीज़ बनाई थी मॉरल डिलेमा पे। ठीक है, तो इन पार्टिसिपेंट को दी और उनको इंटरव्यू किया कि वो कैसे उसमें बिहेव करते हैं, मतलब उनकी रीजनिंग क्या है हर एक सिनेरियो में। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब उसने जो उसमें लिया, जब उसने सर्वे किया कि सपोज हिंज स्टील कर लेता है ड्रग को। ठीक है, हम इसको थोड़ा नॉर्मल बना लेते हैं, हम कोई नॉर्मल नाम ले लेते हैं, जैसे ए ने स्टील किया ड्रग। ठीक है, इन दिस सिनेरियो ए वुमेन हैज़ कैंसर एंड हर डॉक्टर बिलीव ओनली वन ड्रग माइट सेव हर। ठीक है, मतलब इसमें एक और वुमेन है, उसको कैंसर होता है और उसके डॉक्टर बिलीव करते हैं कि उसको एक ड्रग है वो बचा सकता है। और वो ड्रग डिस्कवर हुआ है कि एक लोकल फार्मासिस्ट के पास है। ठीक है, और वो एंड ही वॉज एबल टू मेक इट $200 पर डोज एंड सेल इट, मतलब वो उसको मिला $200 का है, पर उसने बेचा 2000 का। ठीक है, वो बेच तो 2000 का है। तो जो वुमेन हस्बैंड है वो सिर्फ $1000 ही दे सकता है। उसने नेगोशिएट करने की कोशिश भी की, जितना वो लोअर प्राइसेस पे जा सकता था, पर फार्मासिस्ट नहीं माना, मतलब ना उसने एक्सेप्ट की पार्शियल पेमेंट। तो उसको उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसको अपनी वाइफ को बचाना था। तो उसने क्या किया, हिंज ने ब्रोक कर दिया फार्मेसी और उसने वो ड्रग चुरा लिया। ठीक है, अब कोलबर्ग ने पूछा था शुड द हस्बैंड हैव डन दैट, कि उसको वो ऐसा करना चाहिए था, मतलब उस औरत को बचाने के लिए जो उसकी वाइफ थी, तो क्या उस हस्बैंड को ऐसा करना चाहिए था। तो कोलबर्ग इसमें इंटरेस्टेड नहीं था कि उनका आंसर क्या आता है, वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि हर पार्टिसिपेंट का डिसीजन क्या है, और उसी के बेस पे उसने क्लासीफाई किया 3 लेवल पे। ठीक है, फर्स्ट लेवल आता है प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। ठीक है, ये अर्लियर स्टेज होती है मॉरल डेवलपमेंट की, जहाँ पे ओबीडियंस और पनिशमेंट स्पेशली कॉमन होते हैं यंग चिल्ड्रन में, बट एडल्ट्स भी कैपेबल होते हैं ऐसी टाइप ऑफ रीजनिंग एक्सप्रेस करने में। इस स्टेज पे कोलबर्ग कहता है कि चिल्ड्रन क्या करते हैं, उनको लगता है कि जो रूल है ना वो फिक्स्ड और एब्सोल्यूट है, मतलब कि यही रूल्स होने चाहिए। अगर आपने ओबे किया है रूल को तो मतलब कि आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, मतलब वो इस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म और एक्सटेंड स्टेट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में क्या होता है कि चिल्ड्रन अकाउंट फॉर इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑफ व्यू, मतलब हर एक अपने पॉइंट और देखते हैं कि जैसे उसने किया एक्शन उसी के हिसाब से देखते हैं कि ऑन हाउ दे सर्व इंडिविजुअल नीड्स। ठीक है, वो इंडिविजुअल नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं क्या नहीं। तो हिंज वाले केस में क्या हुआ था, जो चिल्ड्रन ने आर्ग्यू किया कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन वाज द चॉइस डेट बेस्ट सर्व्ड, मतलब कि उनको लगेगा कि सबसे ज़्यादा अच्छा एक्शन वही होगा अगर वो हिंज की नीड्स को सबसे ज़्यादा कौन पूरा कर रहा है। रेसिप्रोसिटी इज़ ऑल्सो पॉसिबल एट दिस पॉइंट इन, क्योंकि देखो अगर रेसिप्रोसिटी का क्या मतलब है कि मैं खुद को अगर उस सिचुएशन में समझूँ तो मैं रेसिप्रोकेट कर पाऊँगी कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो भाई वो सही था करना, क्योंकि अगर मैं होती तो मैं भी वही करती। तो यहाँ पे ये लोग सोच सकते हैं इस प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कन्वेंशनल मॉरलिटी। यहाँ पे रेफर किया जाता है कि गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, मतलब जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है स्टेज ऑफ मॉरल, ये फोकस करते हैं कि आपके सोशल एक्सपेक्टेशंस और रोल्स क्या हैं। ठीक है, इम्फेसिस होता है ज़्यादा कि आपको अच्छा बनना है। ठीक है, कंसिडरेशन रहती है कि हाउ चॉइस इन्फ्लुएंस करती है आपकी रिलेशनशिप को। तो ये स्टेज होती है बेसिकली सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। इस स्टेज के मॉरल डेवलपमेंट पे पीपल एक दूसरे क्या करना शुरू कर देते हैं, सोसाइटी को मानना शुरू कर देते हैं कि हाँ, मतलब उनको कंसिडर करके ही अपनी जजमेंट करते हैं। फोकस क्या होता है कि आपको लॉ और ऑर्डर मेंटेन रखने हैं। ठीक है, सबको अपनी ड्यूटी करनी है और रिस्पेक्ट करनी है अथॉरिटी की। नेक्स्ट आता है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। इसमें जो होता है जो आइडियाज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स कोज पीपल इन नेक्स्ट स्टेज टू बिगिन टू अकाउंट फॉर डिफरिंग वैल्यूज़, मतलब अब यहाँ पे आते आते लोग समझ पाते हैं कि नहीं यार, कई बार रूल ब्रेक करना भी वो है, मतलब रूल हैं सोसाइटी के लिए, बट मेंबर ऑफ सोसाइटी, मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जिसके ऊपर सोसाइटी को एग्री करना चाहिए। जैसे कि अब अगर हम हिंज के केस में माने तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसको अपनी वाइफ को बचाना था, और जबकि फार्मासिस्ट मान सकता था क्योंकि वो सिर्फ उसको $200 में ख़रीद रहा था, तो अगर वो $1000 भी लेता उसके तो भी वो प्रॉफिट में ही होता, पर वो नहीं माना। ठीक है, तो उसके हिंज को कुछ नहीं आइडिया आया, तो उसने यही किया क्योंकि उसको अपनी वाइफ को बचाना था। तो यहाँ पे मतलब बोलते हैं कि फाइनल लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग, मतलब वो क्या है कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे बेस्ड है। इसमें लोग
प्रिंसिपल इंटरलाइज पीपल जो प्रिंसिपल हैं जस्टिस के उनको फॉलो करते हैं, चाहे वो रूल्स और लॉ और रूल्स के साथ मिले या नहीं मिले, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम से देखें तो क्या है, जो लेवल 1 है वो प्री कन्वेंशनल है, जिसमें जो राइट और रॉन्ग है वो डिटरमाइन किया जाता है पनिशमेंट, मतलब कि अगर आपको पनिशमेंट मिली है तो अगर आप ये करोगे, जो आप कुछ गलत करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। अगर अच्छा करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कहता है कि अगर गुड इंटेंशंस हैं तो आपका गुड बिहेवियर होगा, ठीक है। और अगर आपकी ओबे कर रहे हो तो आप सोसाइटी के हिसाब से चल रहे हो तो आप अपनी ड्यूटी करो, ठीक है। और नेक्स्ट में पर क्या आता है कि डिफरेंस बिटवीन मॉरल एंड लीगल राइट रिकॉग्निशन, मतलब इन्होंने बोला है कि कई बार रूल्स ब्रेक भी किए जा सकते हैं, इंडिविजुअल प्रिंसिपल है, अब वो अपने हर कोई अपने हिसाब से उसमें डिसीजन लेता है, ठीक है। तो ये तो थी कॉलबर्ग्स की थ्योरी जो हर एक लेवल पे थी, पर इसकी क्रिटिसाइज़ किया गया, इसको बहुत लोगों ने किया क्योंकि कॉलबर्ग की थ्योरी कंसर्न थी मॉरल थिंकिंग पे, पर बहुत डिफरेंस है कि नोइंग व्हाट वी ought टू डू वर्सेस आवर एक्चुअल एक्शन, ठीक है, कि हम क्या सोच रहे हैं और उस टाइम पे हमारा एक्चुअल एक्शन क्या होगा। तो मॉरल रीजनिंग सिर्फ मॉरल, ये ज़रूरी नहीं है कि मॉरल रीजनिंग अगर आपको पता है तो वो मॉरल बिहेवियर को लीड करेगी ही करेगी, ठीक है। तो ये तो था ही एक उसका क्रिटिसिज्म कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने मॉरल रीजनिंग बता दिया तो वो लीड करेगी मॉरल बिहेवियर को, ऐसा कुछ नहीं था। तो क्रिटिक्स ने पॉइंट किया है कि जो कॉलबर्ग थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, वो ओवर एम्फेसाइज करते हैं कंसेप्ट ऑफ जस्टिस व्हेन मेकिंग मॉरल चॉइसेस, जैसे क्योंकि उस टाइम पे आप पता नहीं ना कि वो उनका उसके फैक्टर्स क्या आ रहे होंगे, कंपैशन, केयरिंग और भी जो इंटरपर्सनल फीलिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है मॉरल रीजनिंग में, ठीक है। तो मतलब उसने कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को बहुत ओवर वो कर दिया कि ऐसे ही उसने एग्जाम्पल दिया कि ऐसा हो सकता है, तो लोग अलग अलग सोचते हैं। तो डज कॉलबर्ग, नेक्स्ट था कि डज कॉलबर्ग थ्योरी ओवर एम्फोसाइज वेस्टर्न फिलोसफी, क्योंकि जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर होता है वो एम्फोसाइज करता है पर्सनल राइट्स पे, जबकि कलेक्टिवलिस्ट कल्चर स्ट्रेस करता है सोसाइटी और कम्युनिटी पे। तो ईस्टर्न है वो कलेक्टिव कल्चर में हैव डिफरेंट मॉरल आउटलुक्स, मतलब हर एक का जो कल्चर है वो डिफरेंट आउटपुट दे सकता है, जो कि कॉलबर्ग ने कंसिडर नहीं किया, उसने सबको लेके चला। और वर्क कॉलबर्ग डिलेम जो उसने एग्जाम्पल दिया क्या वो सबके था, क्योंकि जो बहुत से सब्जेक्ट थे वो एज ऑफ 16 के अंदर भी रहे होंगे ऑब्वियसली, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था शादी का, तो वहाँ पे वो भी एक तरह का क्रिटिसाइज़ हो गया कि ऐसे क्यों किया, मतलब कि वो रिज़ल्ट एप्लीकेबल नहीं माने जाएंगे। फिर एक कॉलबर्ग क्रिटिक्स था, उसने सजेस्ट किया कि वो जेंडर बायस पे है, कि क्योंकि जो कॉलबर्ग ने बिलीव किया कि जो थर्ड लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में था ना, कि जहाँ पे आप रूल ब्रेक कर सकते हो, या क्योंकि जो वुमेन है वो ज़्यादा इस पे एम्फेसिस रखती हैं कि दूसरों की भलाई हो, ठीक है, चाहे उसने गलत किया हो चाहे ठीक किया हो। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे जो उसके क्रिटिसाइज भी हुए, पर उसने जो थ्योरी दी वो ये थी कल्चर उस पर कि आप कैसे बिहेव करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैं आई होप इतना आपका हो गया होगा कि पेपर क्लियर कर सकते हो आप, क्योंकि नोट्स भी प्रोवाइडेड हैं, तो अगर आप अभी भी पढ़ोगे अपनी लैंग्वेज में अगर आप बना के लिख सकते हो तो बहुत अच्छा है। मैं कोशिश करूँगी कि अगर 1-2 टॉपिक और अपलोड हुए रात तक तो करने की कोशिश करूँगी, पर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज़ एग्ज़ाम, अच्छा ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।